सर सीआई भी निकल गया और एसआई और सीआई दोनों आ गए, तो वहां से फिर ये पी कैसे आया, ये समझ में नहीं आया। जो है एस आई और सी आई आया हमारे पास, ये तो एस आई आ गया, ये सी आई आ गया। अब हमें पता है कि सी आई हमेशा एस आई से ज्यादा होता है 2 साल के बाद। हर साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट है हमेशा सी आई से, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ग्रेटर होगा किससे, ग्रेटर देन एस आई से, बिकॉज इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो इसलिए हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट से ज्यादा निकलेगा। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ से सिंपल सा माइनस कर दिया, 51p माइनस 625 ये आया था ऐसा सी आई, और उसमें से क्या कर दिया, एस आई को माइनस कर दिया तो 1 आएगा। उसने बोला है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है उसको माइनस करेंगे, सॉरी उसका जो अंतर है वो 1 रुपया है, वही अंतर को हमने 1 रुपए के बराबर दिखा दिया। तो यहाँ से फिर 625 एलसीएम आ जाएगा, तो 25 25 जा होता है 625, तो 25 दूनी 50, फिर 51p माइनस 50p इक्वल टू 1/625 इंटू पी, तो पी की वैल्यू तब 625 आ गई। हुआ क्लियर? हाँ सर, हो गया। सर नेक्स्ट। क्लास कब से शुरू थी? हाँ, क्लास कब से शुरू थी सर? आपने तो एक क्वेश्चन करा दिया है, वो तो अभी जो नहीं क्लास तो 8 ही बजे से कर दी थी, तो देख लो इसको। हम इसमें देखो ये हुआ था तुमसे, ये क्या था तुमने। हाँ ये कर लिया था मैंने सर। हाँ बस इसी का ही है, वही बता रहा था मैं, जो कल वाले क्वेश्चन थे ना, अभी कुछ नया नहीं पढ़ा। हाँ सर ये तो कर दिया। हम्म। दूसरा भी हो गया था। हाँ दूसरे पे हो गया। 2.04 आ रहा है सर उसका दूसरे वाले का। 2.04 अब स्क्रीन में दिख सर रहा एक बार है। करके बता, सर एक बार बता दीजिए, वो डेढ़ और वो छमाही वाला नहीं आ रहा है मुझे। यही वाला ना, ये कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन। जी जी सर। हाँ हाँ उसको बता रहा हूँ। अब जैसे हमारे पास ये दिखा क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन बोल रहे हो ना। यस सर। हाँ अब देखो, हाँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000 फॉर वन होल हाफ ईयर एंड एट 4% पर एनम कंपाउंड ईयरली एंड हाफ ईयर। तो ईयरली और हाफ ईयरली, पहले हम ईयरली निकालते हैं। ईयरली निकालने के लिए जब भी हाफ ईयर का होता है तो उसको अलग से कैलकुलेट करते हैं, जो ये हाफ वाला है। जैसे 1 का तो हो जाएगा मेरे पास, प्रिंसिपल अमाउंट पे चर्चा करते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया मेरे पास 4 और अपॉन 100, ये सिर्फ 1 ईयर के लिए। अब बचा आधा, अब आधे को तो पावर में नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, इंटू करके आधे का हम 6 महीने का, अब 1 साल का 4% लग रहा है, तो 6 महीने का कितना लग जाएगा, 6 मंथ का मेरे पास 2% लगेगा चार्जेस, तो इसको 2/100 कर देंगे, सिंपल। ये हो गया मेरे पास ईयरली, जो हमें ईयरली निकाल दिया मैंने, कंपाउंड ईयरली। तो ईयरली में भी अगर कोई 1.5 साल 2.5 साल 3 3.5 साल ऐसे करते तो जो आधा वाला हिस्सा वाला है उसको अलग से कैलकुलेट कर देता है, मल्टीप्लाई। ये मेरे को अमाउंट ही निकलेगा, नॉट अ सी आई। ठीक है। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आई, तो ये इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 4 5 से कट जाएगा, 25 जा, ये हो जाएगा 250 जा, तो ये हो जाएगा हमारे पास P इंटू 25 1 जा 25 प्लस 1 26/25 इंटू, ये हो जाएगा 50 50 50 1/, इक्यावन। हाँ सर ये 91 दोबारा पे। बता दीजिए, 1+2/100 ये कैसे आया? 1 प्लस ये वाला, मैं बोल रहा हूँ जैसे यस सर। 1.5 साल का है, वन होल वन वन अपॉन हाफ ईयर, तो मैं पावर में 1/2 तो नहीं कर सकता, मेरे को रूट निकालना पड़ जाएगा। कर सकते हैं करने को, बट रूट निकालने की प्रोसेसिंग थोड़ी लंबी हो जाती है, तो इसलिए हाफ ईयर को हम क्या करते हैं, अलग से कैलकुलेट कर देते हैं। पहले मैंने 1 ईयर को कैलकुलेट किया, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 4/100, ये 1 साल का निकला। ठीक है। इसके साथ आधा साल का और ऐड करना है, तो मैं आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा हो जाएगा, जैसे चार चार। अच्छा सर, 1/2 में 1 का अलग और हाफ का अलग निकालेंगे? हाँ हाँ। अब ऐसे मान लो होल 1/2 होता तो यहाँ पावर 2 कर देता और हाफ का फिर से ऐसे ही निकलता। अच्छा ठीक है। ठीक है। ओके सर। अब ये निकलेगा मेरे पास वैल्यू, तो प्रिंसिपल मेरे पास 5,000 दे ही रखा है, तो 5,000 इसको कर देते हैं, तो ये
जीरो से जीरो कट गया, ये हो जाएगा हमारे पास 25 से 25 टू जा 100, 20 से कटेगा, 5 से कट जाएगा 4 टाइम, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 इंटू 26 से इंटू 50। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करोगे तो इसको कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है? 5304। कितना है बेटा? 5400, 5000। 5304। हाँ, तो इसका आंसर आ गया 304। 5304। ये था हमारा जो कैलकुलेट किया हमने ईयरली वाला, हमने ईयरली को कैलकुलेट किया। अब हाफ ईयरली कैलकुलेट में मैंने तुम्हें कल बताया था, हाफ ईयरली में हमारे पास सिंपल सा रहता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाफ ईयरली में 6 महीने का करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 महीने में करने में कितना हो जाएगा बेटा? ये ईयरली 4% था, 50। अपॉन 2 हो जाएगा तो बचेगा 2/100। हाँ हाँ हाँ, 2/100। हाँ, अब ये है कि 1.5 साल में कितने छमाही हो जाते हैं? 1.5 साल में हमारे पास 3 छमाही हो ये जाएंगी। 3 छमाही। तो इसको 1.5 को 2 से भी गुणा करके सीधे 6 कर सकते हो, तब आ जाएगा हमारे पास पावर 3। अब प्रिंसिपल हमारे पास है 5000, और ये हमारे पास हो गया 1 प्लस 2 से 50 टाइम कट जाएगा, तो हो जाएगा 51/50, इंटू 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 51 इंटू 51/50। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 3 जीरो चले गए, तो ये 5 से 5 भी कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 51 इंटू 51 इंटू 51, इट इज 127551 होता है, 127551 समथिंग, ऐसे आ रहा है 2601। 51 इससे इंटू, पूरा। हाँ हाँ बोलो, किसने कैलकुलेट किया है? किसने किया है क्वेश्चन? तो कैलकुलेशन की होगी। हाँ मैंने करा था सर। इसका जो पूरा सॉल्व करके आ रहा है ना, हाँ, वो आ रहा 5306.04। ओके ओके, तो अगर इसको करोगे तो ये पाँच होगा, हजार पाँच हजार हाँ इसको पाँच मल्टीप्लाई हजार कर, तीन सौ 5306.04। 6.04। हाँ, अब देखो, इनको मल्टीप्लाई तो मैं करना ही पड़ेगा 51, इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट चाहिए। 51 इंटू 51 होता है 2601, तो उसके बाद 51 से मल्टीप्लाई करोगे अपॉन 25 करोगे तो 5306.04 है। तो 5306.04 हाफ ईयरली करने में आ रहा है, ईयरली करने में 5304 आ रहा है, तो अब मैं माइनस कर दूंगा सिंपल सा, 06 और 5304 में से ये 04 है, 0.00 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2 रुपये 04 का अंतर। अगर इसलिए तुम्हें इंटरेस्ट किसी से इंटरेस्ट लेना है तो हाफ ईयरली लगाओ तो प्रॉफिट हो, और किसी को लोन लेना तो ईयरली लगाओ। क्लियर है? ये दिए थे कल के क्वेश्चन, और नॉर्मली कंपाउंड इंटरेस्ट में कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, कैलकुलेशन ही सबसे ज्यादा होता सर इसमें क्यूब वाले बहुत आते हैं सर। ये जो क्यूब वाला होता है ना, 51 का है। क्यूब हाँ याद कर लेंगे वो। हाँ, इसके 58 फिक्स ही रहते हैं, नीचे से ज्यादा देखो जैसे ये होता है ना, 100 होता है अपॉन में 100 से 2 अपॉन, ये समझ में आ गया ना? इरेज कर दो इसको। हाँ अब जैसे अपॉन में हम p इंटू 1 प्लस r/100 लिखते हैं, तो अभी 100 में जब भी बात आती है ना, तो ये 25, ऊपर अगर 4 आएगा तो नीचे अपने आप ही 25 आ जाएगा, 100 आ रहा होगा तो 25 आ जाएगा, तो 25 और ऊपर आ जाएगा 26, तो 26/25 या 51/50, इस तरह की वैल्यू आती है, तो इनकी वैल्यू है याद कर लो। 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर होता है 676, 51 का होता है 2601, इस टाइप से इनको याद कर लेना, तो ये बहुत सारा सिंपल भी हो जाता है। 11 का स्क्वायर होता है 121/10 भी आ सकता है, ऐसी वैल्यू आती है, तो इनके थोड़े याद हो जाएंगे, थोड़े 4-5 क्वेश्चन करो इस टाइप के, तो ये समय सिंपल से याद हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था,
दिख रहा है? There is a 60% increase in amount in 6 year at a simple interest. What will be the compound interest of rupees 12,000 after 3 years the same? करो इसको एक बार। पहले ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, देयर इज अ 60% इंक्रीज द अमाउंट। देयर इज अ 60% इंक्रीज द अमाउंट इन 6 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट। तो बोल रहा है 60% इंक्रीज हो जा रहा है 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उससे आर निकलेगा, और आर उसी आर के बेसिस पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। बस कंपाउंड इंटरेस्ट का तो फॉर्मूला पुट करना है तो आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर। तो किसी अमाउंट पे 6 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट लगा उसका 60% इंक्रीज हो जा रहा है अमाउंट। क्वेश्चन ये। अब देखो, जब भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं, लगभग लगभग सब क्वेश्चन जो परसेंटेज हमने पढ़ लिया है, इस वाले क्वेश्चन को दे देयर इज अ 60% इंक्रीज द अमाउंट ऑफ 6 ईयर एट द सिंपल इंटरेस्ट। हम मान के चलते हैं पहले हमारे पास 100 रुपए थे, तो 6 साल में मेरे पास कितने हो गए? 160 रुपए हो जाएंगे। 60% आगे आ गया। ये समझ में आ गया? तो 60 मेरे को कितने का प्रॉफिट हुआ? 60 साल का इंटरेस्ट मिला। कितने साल में? 6 साल में। तो एक साल का कितना होगा? 10 रुपया। अब 100 का 10 रुपया कितना होता है? 10%। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया होगा? 10 आ गया। सिंपल सा। यहाँ से मुझे रेट मिल गया। अब उसके बाद हमें 3 साल के लिए क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू, निकाल लो फटाफट फास्ट। दैट इज 12,000 प्रिंसिपल है, तो ये हो गया 1 प्लस रेट हो गया 10% अपॉन 100 इक्वल टू पावर इज 3। इट इज द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला, तो ये हो जाएगा 12,000 इंटू 10 से 0 से 0 कट गया, 1/10, 10 1 जा 10 प्लस 1 11, 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10। तो ये सब कैंसिल आउट, 3 से। तो 12 गुणा 11 11 121, 121 गुणा 11, 121 और 11 को मल्टीप्लाई कर लो। 11 कम 11, 11 कम 22, 23, 2331 होता है। 12 का 12 1 जा 12, 12 3 जा 36, 3 12 3 जा 36, 39, 3 12 1 जा 12, 15,961। तो 15,000 की हमारे पास अमाउंट आ गया 961। कुछ कैलकुलेशन कर लिया तो सॉरी 12 1 जा 12 होता है, ये आएगा 15,962। दैट इज 19562। तो ऑप्शन मेरे को एक ही लग रहा है, 2 वाला, 3,970। ठीक है। सेवन आया।
सर ये Yes, sir. 60 में 6 का डिवाइड उससे उस चीज से दिया ना, जैसे कल आपने बताया था इंटरेस्ट इनटू ईयर इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। हाँ हाँ, सेम कंडीशन, जितना अमाउंट मुझे मिल रहा है हर साल का, तो ये सिंपल इंटरेस्ट में चेंजेस नहीं होते हैं। हर पहले साल जितना मिलेगा हर साल उतना उतना ऐड होते जाता है, हम सीधे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में हम ऐसे कर नहीं सकते। इस साल सिंपल इंटरेस्ट के लिए जैसे 100 रुपए पे हो सर सकता जैसे है। अगर हम, ठीक है सर। हाँ मैं बेटा बोल। मैं कह रहा हूँ ना, जैसे अभी ये जो 160 वाला निकाला ना हमने, हम इसे SI वाले फॉर्मूले में रख के नहीं निकाल सकते 10% इंटरेस्ट रेट? नहीं नहीं, निकाल सकते हैं उसके लिए इतना बड़ा। देखो, दो तरीके हैं, ये तो है होगा एस आई इक्वल टू, हमें सिंपल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल हमें कुछ मानना ही पड़ेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और टाइम मेरे पास 6 ईयर है। अब जो ये एस आई है वो बोल रहा है 60% इंक्रीज हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल का कुछ 60% पहले मुझे निकालना पड़ेगा, या प्रिंसिपल को अगर मैं एक्स मानता हूँ तो एक्स का 60% मुझे निकालना पड़ेगा, या वैसे कैलकुलेशन। अब वैसे कैलकुलेशन में बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं मैं उनको या 100 मान के चल देता हूँ या 1 रुपया मान के चलो। अब 1 रुपये में कैलकुलेशन करने में थोड़ी और दिक्कत आती है, पॉइंट में आने लग जाते हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं उस अमाउंट को, अभी देखो प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज में क्वेश्चन आएंगे तो हम ज्यादातर 100 या 1 रुपया मान के चलेंगे। अभी इसके बाद जो चैप्टर चलेगा, जहां मैंने परसेंटेज में बताया था 100 की कैलकुलेशन में हम कम करना है तब भी हम जल्दी कर लेंगे, ज्यादा करना है तब भी जल्दी कर लेंगे, तो इसलिए मैंने 100 ले लिया प्रिंसिपल को। तुम 200 ले सकते हो, तुम 50 रुपये ले लो, तुम एक्स ले सकते हो। अब एक्स के बेसिस पर तुम्हें थोड़ा लंबा करना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए तुम 100, 1, 2, 3 कुछ भी ले लो। ऐसे लेने में तुम्हें थोड़ा शॉर्टकट पड़ जाएगा, ये भी कैलकुलेशन हुई है, मैं 100 रुपये ले रहा हूँ। अब 100 रुपये में प्रिंसिपल हो जा रहा है मेरे पास, वो मिल रहा है 60 रुपये। तो अब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूंगा तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 60/100, तो ये इससे कट जाएगा नहीं सर, 0 से ये 0। तो मेरे को समझ में आ गया। हाँ ये तो मेरे को समझ में आ गया, ये तो बहुत सिंपल है जो आपने बताया ना, इससे तो हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ऐसे ही सिंपल दिया हो क्वेश्चन में ना। तो मैं इसलिए बिल्कुल। कह रहा था कि मेरे साथ साथ और को भी आ जाएगा ना, हम थोड़ी सॉल्यूशन करके कर लेते, तो इसलिए कह रहा था। कंप्लीट वाले से तो इसको हम मान के चलेंगे, जैसे कि हम मान के चलो कि हमारे पास प्रिंसिपल है एक्स रुपीज, ठीक है। अब जो हमारे पास इसका 60% कितना हो जाएगा, एक्स का 60% प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो ये ऐसा ही निकलेगा मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू एक्स का 60%, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x/10। क्या आ गया एस आई। तो अब एस आई का फॉर्मूला होता है मेरे पास, एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो ये हो जाएगा एस आई 6x/100, प्रिंसिपल एक्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8, टाइम इज 6/100। और ये 10 आ 6/10 है। एक मिनट, दैट इज 6/10x। क्लियर, ये समझ में आया इतना। यस सर। अब यहां से मेरे पास आ गया आर इक्वल टू करता हूं मैं, तो ये 100 इस साइड जाएगा, तो 6x/100 अपॉन में 10 था, ये दोनों इस साइड चले जाएंगे, इंटू 6 इंटू एक्स, ये 6x से 6x से कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तुम ऐसे भी कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम। मैंने ऐसे ही करा था सर। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान देना कि कैलकुलेशन फास्ट करें। आप 1 रुपया मान के भी कर सकते हैं इसको, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया। अब 100 लेने का रीजन क्या होता है, 100 जल्दी कैलकुलेशन हो जाता है। अब तो जैसे एक्स वाला, हम एक्चुअली क्या होता है ना, दिक्कत हमारे साथ क्या होती है, हमने बचपन से ही एक्स वाला पढ़ा रहता है। हम जब 6, 7, 8 में पढ़ते हैं तब से हम एक्स एक्स ही लेके चल रहे हैं, तो आदत यही बनी रहती है। हमें लगता है सबसे सिंपल मेथड यही है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ, मैंने भी कौन सा एक्स एक्स ही पढ़ा था पहले। अभी 100 वाला उसका धीरे धीरे तुम 100 वाले से करोगे ना तो वो बहुत ज्यादा सिंपल लगेगा, जितनी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ उससे जल्दी हो जाएगा वो। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस 100 वाले से करना, क्योंकि टाइम कम मिलेगा ना उसमें, और एग्जामिनेशन में भी, कोई भी कंपटीशन में भी डीएसएस भी आने वाला है, और भी जितनी चीजें हैं।
सर मैंने तो बैंक की प्रिपरेशन भी करी है ना, तो उसमें भी अच्छा बिल्कुल अच्छा। शॉर्ट, हाँ, तो उसमें भी शॉर्टेज से कराते थे। हाँ चलो बढ़िया, तब तो आपको तभी ठीक हो इसमें जाए। 30-35 क्वेश्चन सीधे न्यूमेरिक वाले आते हैं इसमें। हाँ हाँ डायरेक्ट वाले आते हैं। नेक्स्ट करें। यस सर। ठीक है। The compound interest on rupees the compound interest of on rupees दिख रहा है ना या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। आ गया। और देखो कंपाउंड इंटरेस्ट अपॉन रुपीज 30,000 एंड 7% पर एनम इज रुपीज 4,347 द पीरियड। सबसे सिंपल क्वेश्चन है अभी तक का। तो सी आई इज कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल into 1 plus r upon 100 to the power nt time minus principal, that is compound interest का फॉर्मूला। तो मुझे n निकाल, that is compound interest इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास, p को इस साइड भेज दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इक्वल टू p 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर nt। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है 4,347 और वो 3,000 है, 30,000 है, तो ये दोनों मिलके बना देंगे 30,447 इक्वल टू 30,000 इंटू 1 प्लस r इज 7%, 7 अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, तो अब इसको सिंपल सा डिवाइड कर दो, 3,4,3,4,7 अपॉन ये हो जाएगा 30,000 अपॉन 1 प्लस 7 अपॉन, इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा 107 अपॉन 100 टू द पावर एंटी। 100 प्लस 7 इज 107। अब इसको भी 100 अपॉन 100 की कंडीशन में पावर में बदलना पड़ेगा। तो हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर बेस सेम होते हैं, जैसे कि a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, तो हम बेस सेम होने पर पावर को इक्वल कर देते हैं। तो इसी कंडीशन में एम इसको इक्वल टू, कितना आ रहा है बेटा? नहीं नहीं, वो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ ना, अगर ए की पावर एम इक्वल टू ए की पावर एन है तो एम इक्वल टू एन जाता है। हाँ हाँ, तो अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा शायद 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर 4 जा 12, दैट इज 1 3 4 जा 12, 2 3 9 जा।
अपॉन इट इज 10000। ये किसका होगा बता सकते हो? ये किसका होगा? 100 100 की पावर कितना 2 कितना? सर स्क्वायर 100 का स्क्वायर हाँ, तो ये अपने आप नीचे ही वाला सर 107, ऊपर का ये 107 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो टाइम कितना आ गया? अब ये दोनों इक्वल करोगे तो एनटी इक्वल टू कितना आ गया? 2 2। तो ये आंसर इज 2। ठीक है, तो अपॉन को इक्वल कर लेना, ऊपर वाला अपने आप ही इक्वल हो जाए, क्योंकि ऊपर वाला इतना ज्यादा याद नहीं रहेगा। 107 की पावर कितना होता है करके, तो नीचे जैसे 25 आएगा, 20 आएगा, 100 आएगा या 10, तो 100 को कोशिश करना कि 100 कटे ना, या कट रहा हो तो 20-25 में ही कटे, तो उससे पावर निकालने में सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सर एक बार और बता दीजिए। देखो हमने सीआई का फॉर्मूला लगाते हैं। सीआई बताया था प्रिंसिपल 1 प्लस। ये जो ये जो नीचे सॉल्यूशन करा ना हाँ, वाला बता दीजिए। यहाँ से हाँ जैसे 34,347 आ गया था, अब मैंने 30,000 नीचे भेजा। हाँ अब मैं हाँ, ये तो हो गया। हाँ, अब मुझे पता है 100 के स्क्वायर में 30,000 तो कभी आएगा नहीं, तो इसलिए मैंने देखा कि हाँ यार 3 से कट रहा होगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर कब आता है, या मेरे पास 10,000 होना चाहिए, या 100 के पेयर में ही होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इसने मैंने 3 से देखा कि ऊपर वाला 3 से कट रहा है नहीं कट रहा, तो 3 से कट रहा था, तो 3 से ही अपने आप ही कट गया। अब मुझे पता होता है कि 7 जब 49 होता है, 100 का स्क्वायर करूंगा तो 10,000 होता है, इसलिए मैं सीधे ये कर। अब हाँ यार, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे 107, या इसका स्क्वायर रूट कहाँ निकालते रहूंगा ना मैं। तो मैं नीचे का जो नीचे वैल्यू होती है ना, उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ऊपर वाली अपने आप ही कैलकुलेशन हो जाता है। ऊपर वाला यार ये क्वेश्चन इस टाइप का दिया रहता है कि ऊपर वाला अपने आप ही बन जाए, ऐसा होता ही नहीं कि नीचे बन रहा हो स्क्वायर किसी का और ऊपर ना बन रहा, फिर तो क्वेश्चन ही सॉल्यूशन नहीं हो पाया। तो ये हमेशा कॉम्बिनेशन में होता है। तो हम कोशिश करेंगे जो अपॉन की वैल्यू है, क्योंकि अपॉन में 100 आना ही आना है हमेशा, रेट ऑफ R अपॉन 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हम इसको 100 को या 100 ही रहने दो, या 100 को 50 बना दो, या 25 बना दो, ऐसे कुछ कर क्योंकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सिंपल है। ठीक है सर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट लॉस। आपने पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस के बारे में, क्या होता है प्रॉफिट, क्या होता है लॉस, गेन, या लॉस भी बोलते हैं इसको। गेन, गेन के हमारे पास गेन की कंडीशन कि जब हमें फायदा होता है किसी चीज को, तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट। जब किसी चीज का हमें घाटा हो गया, दैट इज लॉस। लाभ या हानि हम पढ़ते थे हिंदी में, लाभ तथा हानि करके। तो हमारे यहाँ कंडीशन है कि पहले तो एसपी और सीपी समझते हैं। कॉस्ट प्राइस, तीन चीजें मेन होती है इसमें, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एंड एक चीज होती है हमारे पास मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस कभी कभार आता है, ठीक है। अब हमारे पास मान लो कि होता क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सीपी और एसपी है। मार्क प्राइस बहुत कम आता है कैलकुलेशन में, बताऊंगा कि मार्क प्राइस कहाँ यूज होता है। अब जैसे सीपी है कॉस्ट प्राइस, उसी सामान को हमने किस रुपए पे खरीदा, अब और उसको किस रुपए में बेचा, वो है। अब हमारे लिए हो सकता है, मान लो कि मैंने एक पेंसिल खरीदी, मुझे 10 रुपये की मिली वो पेंसिल, ठीक है। मुझे वो पेंसिल मिली है, पेन मिली मुझे 10 रुपए की, तो मेरी कॉस्ट प्राइस होगी 10 रुपए। लेकिन जो दुकानदार ने बेचा, शॉपकीपर ने बेचा, उसकी ये हो जाएगी क्या, सेलिंग प्राइस, क्योंकि तो उसने हमें सेल किया, तो उसकी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। बट मेरे लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब शॉपकीपर ने किसी और से खरीदा होगा जिसने बनाई होगी पेंसिल,
तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट चाहिए, तो कॉस्ट प्राइस उसकी कुछ और होगी, मेरी कुछ और कॉस्ट प्राइस होगी। अगर मैंने इसको 12 रुपए में बेच दिया, पेन को 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेच दिया, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी जिसमें मैंने बेचा। तो दैट इज द सेलिंग प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस होगी जिससे मैंने खरीदा। दुकानदारी के लिए कॉस्ट प्राइस डिफरेंट हो सकती है, मेरे लिए डिफरेंट हो सकती है, जब तक मैं बेचूंगा नहीं तब नहीं, तो मैं उसको सेलिंग प्राइस डिफरेंट चीज। क्लियर हुआ सेलिंग और कॉस्ट प्राइस में? कोई चीज हम कितने में खरीद रहे हो हमारे कॉस्ट प्राइस, और हम उस चीज को कितने में बेच रहे हो हमारे लिए सेलिंग प्राइस। अब सेम शॉपकीपर का है, शॉपकीपर किसी से कुछ खरीद रहा है फिर हमको बेच रहा है, तो जो हमको बेचेगा वो उसके लिए सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जिससे उसने खरीदा होगा वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। ठीक हो गया। अब बात करते हैं मार्क प्राइस की। मार्क प्राइस होती क्या है? अब मार्क प्राइस जो टैग लगा रहता है, हम शोरूम में गए, एक हमने टी शर्ट खरीदी या शर्ट खरीदी, अब टी शर्ट में हमने मार्क प्राइस लिखा था कि टी शर्ट 500 की है।